फाइल क्रिएट हो गई है जिसका नाम है FIE। इसके अंदर जाके हमारा वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है, पुरानी फाइल जो थी FIE हमने स्टोर किया था, उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर स्टोर हो रहे थे जो हमको दिख नहीं रहे। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो छोटा सा इंक्रिप्शन मैकेनिज्म स्टोर कर रहा है। अभी जैसे एक बार और मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कैसे? फिर मैं इसको, अब देखिए, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वैल्यू 1407 हो। ठीक है, ये 1407 मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ और ये वैल्यू वहीं से रिट्रीव हो रही है जहाँ पर मैंने फाइल को दे रखा है। लेकिन फिर मैं जाके फाइल को ओपन करने की कोशिश करूंगा, वहां मुझे 1407 नहीं दिखाई देगा, कुछ और कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो मेरे नोटपैड से मुझे नहीं दिख सकती है। ये थोड़ा सा इंक्रिप्शन मैकेनिज्म हमारा यूज हो रहा है यहाँ। ठीक है भाई, ये एफगेट समझ, ये समझ में आपको वैल्यू, ये प्रोग्राम समझ आया NW वाला। अगर कोई अपनी वैल्यू जो स्टोर किया है देखना चाह रहा है, वो डायरेक्टली खोल के कीबोर्ड से, सॉरी डायरेक्टली खोल के फाइल को नहीं देख सकता है। उसको देखने के लिए आपको मेथड यूज करना पड़ेगा गेट डब्ल्यू। अगर कोई ऐसा चाह रहा है कि जाके मैं FIE.txt को ओपन कर लूँ और मुझे वो वैल्यू जो स्टोर किया है वो दिख जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको अगर वो वैल्यू यूज करना होगा और अगर आपको वैल्यू देखना है, तब आपको गेट डब्ल्यू मेथड का वैल्यू ही लेना पड़ेगा। चलिए इसको मैं एक और बार थोड़ा सा इसको यूज कर लेता हूँ। मैंने फिर से क्या किया, मैंने एक और वेरिएबल ले लिया यहाँ पर NUM, यहाँ पर मैं एक और वैल्यू ले रहा हूँ NUM1। मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटर सेकेंड इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इसके बाद फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे उस वैल्यू को लाना पड़ेगा। इस बार मैं जो वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ वो स्टोर, सेम वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ बी में। ठीक है, और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बी। ठीक है, देखिए वो एरर आ गया। एरर क्यों आ गया, मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू ली नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम एक वेरिएबल, सेकंड टाइम एक वेरिएबल। अभी मैं कंपाइल कर रहा हूँ, वो इंटीजर वैल्यू पूछ रहा है, मैंने लिख दिया 1502। सेकंड वैल्यू पूछ रहा है, मैं लिख देता हूँ 1503। द वैल्यू रिट्रीव फ्रॉम द एक्सप्रेशन 1502। दो जगह पे 1502 ही बता रहा है। क्यों बता रहा है वैसा, क्योंकि हम लोगों ने एक वैल्यू स्टोर की, यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम दोनों वैल्यूज को हम लोगों ने वहाँ पर डाल दिया। उसके बाद सेकेंड वैल्यू जो थी वही हमको रिट्रीव होगी, फर्स्ट वैल्यू हमको रिट्रीव नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर गेट डब्ल्यू लिखा है। मतलब आप यहाँ से एक वैल्यू उसको भेज सकते हो और वहाँ से सिर्फ एक वैल्यू आप वहाँ से रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद सी लैंग, सॉरी, ये जो हमारा ये जो हमारा फंक्शन है, मतलब सी लैंग्वेज में हम लोग जो फाइल्स इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम लोग आउटपुट स्टोर करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग एक एग्जांपल इस्तेमाल कर रहे थे। सपोज एक स्टूडेंट के 11 सब्जेक्ट है और 11 सब्जेक्ट के मार्क्स मैं इंटर कर रहा हूँ। तो हर बार जब प्रोग्राम रन होगा वो हमको 11 सब्जेक्ट के मार्क्स पूछेगा और उस पे ये कैलकुलेट करेगा कि स्टूडेंट पास हो गया है। अगर पास हो गया है तो कितने सब्जेक्ट पास हो गया है, और जो सब्जेक्ट वो पास हुआ है उसमें उसको GPA क्या है और उसका SGPA क्या है। ऐसा कैलकुलेट करने के लिए हम एक सिंपल प्रोग्राम की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक एक छोटा सा प्रोग्राम है यहाँ पर। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि ये प्रोग्राम में स्टूडेंट का हम नाम ले रहे हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट का हम नाम ले रहे हैं और उसके मार्क्स ले रहे हैं कितने सब्जेक्ट के, जितने सब्जेक्ट आपको चाहिए। अभी जैसे प्रोग्राम यहाँ पर चलेगा, 3 वेरिएबल है इसके अंदर इंटीजर वाले। मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है, आई एक वेरिएबल है जो हमको इटरेशन में मदद करेगा, और नंबर नाम का वेरिएबल है, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स हम लेना चाह रहे हैं। मान लीजिए एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, तो ये नंबर की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है,
उसके बाद 10 स्टूडेंट के जितने मार्क्स फॉर लूप की मदद से ले सकते हैं। और नाम लेने के लिए हम कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ। उसके बाद एक स्टूडेंट डॉट टी में इसके आउटपुट को हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हर स्टूडेंट के नाम और मार्क्स के लिए हम लोगों ने ये फॉर लूप लगा के रखा है। अब हम सबसे पहले लेंगे वैल्यू नंबर। सपोज हम लोग इस प्रोग्राम में सिर्फ 2 स्टूडेंट के मार्क्स ले रहे हैं, तो नंबर का वैल्यू होगा 2। ये लूप 2 बार रिपीट होगा। 2 बार वो हमको क्या पूछेगा, हमको पूछेगा स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के मार्क्स। उसके बाद हम स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करेंगे और स्टूडेंट का मार्क्स डिस्प्ले करेंगे, और ये फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। ये कैसे काम करेगी आप लोग देखिए। मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, अभी हम लोग रन कर रहे हैं। हम चाहते, क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पज है, मैं 3 स्टूडेंट के नाम दूंगा, 3 स्टूडेंट के मार्क्स, और हर स्टूडेंट का सिर्फ 1 मार्क्स दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हर स्टूडेंट के 11 मार्क्स हो जाए, फिर उसमें एडिशन हो, फिर एवरेज कैलकुलेट करें, तो आपको एक और फॉर लूप उसमें बढ़ाना होगा। 3 में मैं स्टूडेंट के मार्क्स दे रहा हूँ। पहले स्टूडेंट का नाम है सैफ, और सैफ के मार्क्स जो है वो है 1100। दूसरे स्टूडेंट का नाम ले रहा है, दूसरे स्टूडेंट का नाम है अंदर, और इनके मार्क्स है 1200। तीसरे स्टूडेंट है जिसका नाम है ताहिर, इनके मार्क्स है 1300। अभी जैसे मैंने मार्क्स ले लिए, मैं एंटर दे रहा हूँ। उसके बाद क्योंकि ये मैंने 3 स्टूडेंट लिए थे, 3 स्टूडेंट लेने के बाद उसने एग्जिट कर दिया। अब मैं जाऊंगा, एक फाइल क्रिएट हो गई होगी जिसका नाम है स्टूडेंट डॉट जिसमें ये सब आउटपुट स्टोर किया होगा। स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट 4:21 पे ये फाइल क्रिएट हुई है। जब मैं इसको ओपन करके देखता हूँ तब मुझे यहाँ पर आउटपुट मिला है सैफ और सैफ के मार्क्स, अनवर के मार्क्स, ताहिर और ताहिर के मार्क्स। अगर आप चाहते हैं कि एक एक स्टूडेंट के 10-10 मार्क्स लिए जाएं, तब आपको प्रोग्राम में यहाँ पर से यहाँ पर एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। पर जे नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए, जे इज लेस देन 10 ले लीजिए, जे प्लस 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 ले लीजिए, फिर इसको आप लोग रिपीट करिए। ठीक है, इस तरह से आपको रिपीट करना होगा। यहाँ पर आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा कामा, ये आप इसको असाइनमेंट की तरह ले लीजिए, कोई बात नहीं। ये 10 मार्क्स उसको पूछेगा, एक एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स पूछेगा। मैं एक ही स्टूडेंट लेता हूँ, स्टूडेंट का नाम ले लिया मैंने सैफ, इंटर मार्क्स, फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स पूछ रहा है 15, हर सब्जेक्ट के मैं मार्क्स 15 ले रहा हूँ, तो पूरे 10 मार्क मुझे लेगा। अब जाके मैं स्टूडेंट डॉट टी में देख रहा हूँ, वो एक ही मार्क्स को डिस्प्ले कर रहा है। मतलब जब आप डिस्प्ले करेंगे नीचे वाले के स्टेटमेंट में, यहाँ पर आपको फिर वो फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अगर कैलकुलेट करना है, आपको टोटल TOT इज इक्वल टू हर मार्क्स को आपको मार्क्स ऐड करना पड़ेगा। सर मार्क्स को एरे वेरिएबल में क्रिएट करना होगा। हाँ, एरे वेरिएबल में क्रिएट एरे की करना तरह। होगा, हाँ वो भी सही है। ए ऑफ ये लेना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोग्राम जो है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद ये कैलकुलेट करने के बाद आपको, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी क्रेडिट सिस्टम लेती है, तो हर सब्जेक्ट का अलग क्रेडिट होगा। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मार्क्स के क्रेडिट लेना पड़ेगा। मतलब मान लो एक सब्जेक्ट लिया है जिसमें 100 मार्क्स है, तो वो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होगा। इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा जिसमें सिर्फ 50 मार्क्स रहेंगे, उसके 2 क्रेडिट रहेंगे। तब अगर आप हो गए तो वो गलत हो जाए। इस तरह से आपका प्रोग्राम जो है वो मॉडिफाई होता है। फिर यहाँ पर आपको फॉर लूप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको एक्सरसाइज की जैसे आप अपनी यूज करिए, इंशाल्लाह आप लोगों को सही रिजल्ट आना चाहिए। नहीं आता है तो मेरा नंबर है आपके पास, ये मेरा नंबर है, आप अपना प्रोग्राम भेजिए, इंशाल्लाह मैं इसको
रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसी टाइप का। ये स्टूडेंट टू डॉट एक और प्रोग्राम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हाँ ये क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा अलग प्रोग्राम है ये। प्रोग्राम में हम लोग नाम रीड कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसमें मार्क्स रीड कर रहे हैं। ठीक है, मार्क्स कहाँ से रीड कर रहे हैं, फ्रॉम ए फाइल, मतलब प्रीवियसली जो हमने यहाँ पर इसको रन किया था, बार रन कर लेते हैं ताकि कुछ 3 स्टूडेंट्स के नाम से वो रहे। यार इस यहाँ पर से कुछ और डिलीट हो गया क्या, हाँ यहाँ पर क्या था, इंटर नेम था, मार्क्स भी थे ना। एफ परसेंटाइल डी कामा एम परसेंट, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो बोल देना, ये जे मैं निकाल देता हूँ। 3 स्टूडेंट एफ 1100 अल्फा 1000 सही, हमारी फाइल क्रिएट होनी चाहिए जिसमें ये 3 आ गए हैं। अब इसको हम लोग वहाँ से खींच के मतलब यहाँ से रिट्रीव करेंगे और वहाँ से इसका आउटपुट आएगा इंशाल्लाह। प्रोग्राम में सेम हम लोगों ने नाम ले लिया है, मार्क्स है, एक आई वेरिएबल रिपीट करने के लिए वो पूछेगा, फिर एक फाइल ओपन होगी, अपेंड मोड में ओपन होगी स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी, अगर नहीं होती है तो वो एरर बता देगा। एग्जिट 1 लिखा है हम लोगों ने यहाँ पर, तो stdio लाइब्रेरी लिखना है, और पर लूप कितने बार रिपीट होगा, जितने बार आप लोगों ने नंबर का वैल्यू दिया है। फॉर परसेंटाइल डी स्कैनफ एम्परसेंड मार्क्स, देखते हैं कैसे होता है। एरर बता रहा है, एग्जिट फंक्शन लिखते हो कंपलसरी, यहाँ पर हमने एग्जिट फंक्शन लिखा है इसलिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हैश स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट, इंक्लूड की स्पेलिंग गलत लिख दी यार, कोई बोल नहीं रहा है। एक कंपाइल मार दिया तो एरर चला गया, गई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 ले लेता हूँ मैं, पहले वाले का नाम है आकाश, दूसरे वाले का है 1000, दूसरे वाले का है सैफ, जब मार्क्स है 1500। फिर आगे आ गया, नाम आ गया एक आगे, और उसके बाद आ गया सैफ, के बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रिंटफ डिस्प्ले होना चाहिए। फाइल नेम क्या है वो, अभी मैंने क्या लिया एक और, फिर सैफ आ गया है। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर मार्क्स लिए हैं उतने मार्क्स जाएंगे हमारी पुरानी फाइल में, अपेंड होते चले जाएंगे। और उसके बाद
वहाँ से अगर हमको वैल्यू लेना है तो हमको यहाँ पर प्रिंटफ लगाना पड़ेगा और प्रिंटफ से हमारे यहाँ पर वैल्यू सेम इस फाइल का थोड़ा सा एक्सटेंशन आगे वाला है। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग एक स्ट्रक्चर की मदद ले रहे हैं और स्ट्रक्चर में नाम ले रहे हैं लड़के का और उस लड़के की हाइट ले रहे हैं। अच्छा, हाइट अब जो है यहाँ पर हमारा सिर्फ इंटीजर है, आप सेंटीमीटर्स में डाल लो वो सेंटीमीटर देगा, आप फीट्स में डाल लो और मीटर में डाल लो, वो आपकी मर्जी। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हर लड़के का आ, नाम और हर लड़के का हाइट इंटर कर रहे हैं। अब एक एक स्ट्रक्चर में देखिए आप लोग, हर यहाँ पर दो स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं। एक का नाम है स्ट्रक्चर वन, सॉरी स्टूडेंट वन, दूसरे स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट टू, और एक एक में 5-5 एलिमेंट है, मतलब ये प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा चला जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और फंक्शन का इस्तेमाल हुआ है जिसका नाम है flush। मतलब वो क्या करेगा, अ, जितने भी प्रीवियसली मेमोरी इस्तेमाल की गई थी उन सबको क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा, मतलब डिलीट, डिलीट नहीं बोलिए, इरेज कर देगा। डिलीट अलग है, इरेज करने का मतलब अ, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम बहुत छोटे हैं, लेकिन रियल टाइम में अगर समझ लीजिए, एक रिलायंस समझ लीजिए, वहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स आपको मिलेंगे समथिंग लाइक 10,000 के ऊपर आइटम्स वो बेचते हैं। तो हर एक आदमी आए हैं जिसने 10,000 आइटम खरीदे, तो सिस्टम की मेमोरी भर जाएगी। तो वैसे टाइम पे हमको मेमोरी को क्या करना पड़ेगा, टेम्पररी रैम मेमोरी को क्लीन करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसका फ्लश। फ्लश तो सबको मालूम है, इनपुट देने का है और स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है, और ये फाइल का फंक्शन है। आप इसको सिंपली लिख दीजिए, लिख देने पर वो आपकी पुरानी मेमोरी को इरेज कर देगा। लेकिन हमारे जैसे छोटे प्रोग्राम इसकी ज़रूरत, बट आप लिख सकते, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग गेट एस का इस्तेमाल कर रहे हैं। गेट एस का एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग वैल्यूज को ले लेगा। अभी जैसे नाम जो है वो स्ट्रिंग है तो हम ले सकते हैं, लेकिन अगर ये गेट एस लेके आप होशियारी करेंगे और इंटीजर हाइट लेने की कोशिश करेंगे तो प्रोग्राम अजीब सा बिहेव करेगा, आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, इन दो वैल्यूज को फाइल में राइट कर रहे हैं, फाइल पॉइंटर में। ये साइज ऑफ नाम का जो आपका फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या करेगा कि मेमोरी के साइज को कैलकुलेट करने का, जैसे आप लोग स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर लेते हो, स्ट्रिंग कॉपी कर लेते हो, स्ट्रिंग लेंथ फाइंड आउट कर लेते हो, वैसे ही क्या करेगा वो, आपकी मेमोरी का साइज निकाल लेगा और लेके जाके स्टोर कहाँ करेगा, वो स्टोर करेगा std1 फॉर्म। ठीक है, और सेकेंड टाइम आप क्या कर रहे हो, दूसरे स्ट्रक्चर का भी सेम कर रहे हो। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हो, आप नाम ले रहे हो और उसकी हाइट ले रहे हो। जब प्रोग्राम रन होगा थोड़ा सा ठीक ठीक समझ आ जाए। फर्स्ट नाम मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट नाम ले रहा हूँ मैं सैफ। सैफ अपनी हाइट है समथिंग लाइक 169 सेंटीमीटर, मतलब लंबा है लड़का। दूसरे वाले लड़के का मैं ले रहा हूँ मुनीर, और ये बेचारे की हाइट है 100। तीसरे वाले का नाम है ताहिर और इसकी जो हाइट है वो है 100। चौथे वाले का नाम है और इसकी हाइट है 100। आखिरी वाले का नाम है रहीम और इसकी हाइट है 100। ठीक है, पहले हमने हाइट डिस्प्ले की और उसके बाद उसका नाम डिस्प्ले किया। यहाँ पर आप लोगों ने इस्तेमाल किया स्ट्रक्चर को। अच्छा, हम लोग ने 5 बार नाम इसलिए लिया क्योंकि हमने हमारे साइज जो साइज ऑफ जो लिखा हुआ है वो है स्ट्रक्चर का, मतलब अगर आप यहाँ पर 4 लेते तो साइज ऑफ कैलकुलेट करता, उसकी वैल्यू हो जाती 4, तो वो 4 बार उसको रिपीट करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो ये पुराना ही प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है, बट इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसमें स्ट्रक्चर ली। ओके, और स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन तो आप लोगों को पता है, STRUCT आप उसका कीवर्ड इस्तेमाल करते हो, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम ले लेते हो, उसके बाद स्ट्रक्चर का वेरिएबल डेफिनेशन आ जाता है, उसके बाद सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, उसके बाद आप मेन फंक्शन आ गया, उसके बाद
इंस्टेंस क्रिएट किया आपने, एक का नाम है स्टूड1, दूसरे का नाम है स्टूडेंट2, और अच्छा इसको आप यहाँ निकाल के यहाँ पर भी लिख सकते थे वो उसके बाद आप लोगों ने इस बार फाइल को डब्ल्यू बी मोड में ओपन किया। मतलब क्या हो गया, मतलब आप लोगों ने इसको बाइनरी मोड में ओपन किया। तो आप जाइए, file.txt फाइल क्रिएट हो गई होगी, फाइल ये वाली 4:33, मतलब अभी 4:34 हो गए हैं, मतलब अभी क्रिएट हुई है। और इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि आपने फाइल को जो 10 ओपन की मिनट है उसका मोड, आपने जो फाइल ओपन की है उसका मोड है WB, मतलब बाइनरी मोड। बाइनरी मोड की फाइल को अगर आप नोटपैड के एडिटर में खोलना चाहोगे तो वो इसी तरह से खुलेगी, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर ASCII के अलावा नॉन ASCII कैरेक्टर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, ये बी का ये वैल्यू मतलब है। चलिए इसके बाद हम लोग आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज के टॉपिक का नाम है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। जैसे इसका नाम है प्री, मतलब प्री का मतलब हो गया पहले से, प्रोसेसर मतलब प्रोसेस किया हुआ। तो सी लैंग्वेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से प्रोसेस है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, बहुत सारे लोगों ने स्क्वायर रूट फंक्शन का इस्तेमाल किया होगा अपने प्रोग्राम्स में, स्टार्टिंग के प्रोग्राम, मतलब स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के लिए एक लंबा प्रोसीजर है, 2-3 पेज लग जाएंगे अगर आप पेपर को सॉल्व करोगे। √2 की वैल्यू 1.414 है, कैसे आई? इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत लंबी कहानी करनी पड़ेगी। तो सी लैंग्वेज ने क्या किया है, पहले से बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन लगा दिए हैं और आपको बस उसका इस्तेमाल करना है। फ्यूचर में जब भी सी लैंग्वेज आगे डेवलप होती चली जाएगी, नए लैंग्वेज नए फंक्शंस डेवलप होंगे, तब उसको हम इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से तो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अभी जैसे एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अगर आपको चेक करना है, जैसे प्री डिफाइंड मैक्रोस में मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको चेक करना है कि आपने किस टाइम पे प्रोग्राम को कंपाइल किया हुआ है, कंपाइल, और किस टाइम पे आपने उसको एग्जीक्यूट किया है। आपकी फाइल में, फाइल कहाँ पर स्टोर है, आपकी फाइल कितने लाइन्स की है, और आपकी फाइल कौन सा कंपाइलर यूज कर रही है। इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए सी लैंग्वेज पहले से आपके पास बिल्ट इन फंक्शन दिए रखते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊँ। जाएगा तो लाइटर लेते हैं यार। ये देखिए, आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है, PRINTF। उसके बाद आपको बस लिखना है आपकी फाइल का लोकेशन, लोकेशन ऑफ द फाइल। मैंने बस इसको लिख दिया, लोकेशन ऑफ द फाइल, मतलब मेरी फाइल कहाँ से आ रही है। %S, %S इसलिए दे रहा हूँ कि लोकेशन इस तरह होगा, C ड्राइव, लोकेशन में उसके आई बाद मिसिंग है सर। लोकेशन में आई मिसिंग है, आई लिख दिया, और एक आई एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, तुम बोले हो। मतलब अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो उसको कोई मतलब नहीं, बस लिखना क्या इम्पोर्टेंट है, %S और कामा लगाने के बाद 2 बार अंडरस्कोर लिखिए आप, 2 बार। उसके बाद कैपिटल में लिखिए FILE, फिर उसके बाद 2 बार अंडरस्कोर वापस लीजिए। इसके बाद आप इसको मार दीजिए। अब वो क्या करेगा देखिए, अब ये क्या करेगा, सिंपल एक लाइन का प्रोग्राम है। मैंने लिखा printf लोकेशन ऑफ द फाइल %f डबल अंडरस्कोर FILE फिर डबल अंडरस्कोर। इससे क्या होगा, वो ये फाइल कहाँ है वो स्टोर, वो लोकेशन आपको ला के देगा। कंपाइल हो गया, मैं रन कर रहा हूँ। लोकेशन क्या है देखिए, लोकेशन ऑफ द फाइल सी ड्राइव में, सी प्रोग्राम नाम के फोल्डर में इस फाइल का नाम है C प्री आइडेंटिफायर्स डॉट, ठीक है।
अब बहुत सारी जगह हमको ये परेशानी हो जाती है कि हमको पता नहीं चलता है कि हमने फाइल कहाँ स्टोर करके रखी है, राइट। तो पूरा ढूंढना, सर्च में जाना, वो सब की ज़रूरत नहीं। बस आपको क्या लिखना है, %s, उसके बाद अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर खत्म। अच्छा, आपको चेक करना है कि आपने इस फाइल को, ये आपको चेक करना है कि आपकी फाइल की कौन सी लाइन है, मतलब 1 2 3 4 5। आपको जस्ट लिखना है LINE, क्योंकि ये % इसीलिए लिख रहे हैं कि वो लाइन नंबर हमको निकाल के देगा एग्जाम। कंपाइल किया मैंने इसको रन किया। अब मुझे क्या बता रहा है, LINE 6, मतलब ये है कि आप अपनी ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखे हो वो लिखे हो लाइन नंबर 6 पे, ठीक है। लाइन नंबर 6 पे आपने ये स्टेटमेंट लिखा है। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैंने क्या किया है, एक 5 एंटर मार दिए और ये स्टेटमेंट चला गया लाइन नंबर 13 पे। तो मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए, लाइन नंबर 13 आना चाहिए, लाइन नंबर 13। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि यार कि लास्ट लाइन कौन सी है। तो वो लोग क्या करते हैं, लास्ट लाइन पे इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को वो लिख देते हैं। तो वो क्या करता है, वो ये बताता है कि आपने प्रोग्राम में पूरे कितने लाइन लिखे हैं अब तक। अब समझ लीजिए किसी को मालूम करना है कि ये प्रोग्राम का साइज कितना है, वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को सबसे लास्ट वाले स्टेटमेंट पे लेके जाके जस्ट रिटर्न के ऊपर लेके जाके रख देगा। रखने पर उसको क्या पता चलेगा कि मैंने पूरे प्रोग्राम में कितने लाइन कोड किए हैं, 18 लाइन मैंने इसको कोड किए। इस तरह से हमको पता चलेगा। अब उसके बाद एक और स्टेटमेंट हमारे को सी लैंग्वेज देता है, प्री डिफाइंड, उसका नाम है डेट। डेट, जब मैं डेट को कंपाइल करता हूँ, क्या दे रहा है वो मुझे, अप्रैल 26 2020। अच्छा, ये डेट वो डेट है जिस दिन आपने अपना प्रोग्राम कंपाइल किया, वो नहीं जिस दिन आपने लिखा। जब भी आप कंपाइल करेंगे तो लास्ट कंपाइलेशन की डेट वो देगा आपको, आपके सिस्टम के फॉर्मेट। उसके बाद वैसे ही आपके पास है टाइम, आपके पास एक और है, आप नाम है टाइम। एरर बता रहा है, ये एरर है ना। अब नहीं बताएगा। अब उसके बाद आपको वो बताएगा, क्या बता रहा है अभी, हाँ टाइम बता रहा है, मतलब 4:16, मतलब 4 ना, 4:41 55 में हम लोगों ने प्रोग्राम किया है। उसके बाद वाले में बता रहा है STDC, मतलब ये स्टैंडर्ड वर्जन है। अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो इसमें ANSI सी का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर इसकी वैल्यू 1 के अलावा कुछ आ रही है, मतलब ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का ये सी लैंग्वेज नहीं है। इसके बाद एक और है, लिखा हुआ है, देखिए आपको दिख रहा है, कमेंट में लिखा हुआ है, मैं इसका कमेंट निकाल देता हूँ। कंपाइलर का अगर आपको वर्जन कैलकुलेट करना है तो आपको एक फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, STDC अंडरस्कोर वर्जन। लेकिन हमारे पास अभी ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो निकला है ये वो पुराना वर्जन है। देखिए आप, जब भी मैं इसको कंपाइल करूंगा, कंपाइलर को पता नहीं चल रहा है कि स्टैंडर्ड वर्जन क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सी लैंग्वेज डेवलप होने के बाद नए नए फंक्शन आते गए। उसमें से एक नया फंक्शन है STDC वर्जन, जो कि हमारे डेव C++ में उन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। तो ये फंक्शन आपको काम नहीं करेगा। लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से कभी नया प्रोग्राम अपडेटेड वर्जन डालते हैं, तो उसमें शायद ये काम करेगा। क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फ्यूचर में आगे डेवलप होता चला जाएगा। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। आप अपने पापा से पूछिए, उनकी डिक्शनरी में सेल्फी नाम का वर्ड था क्या? नहीं था। जब ये नई लैंग्वेज डेवलप की, लोगों ने मोबाइल से अपनी सेल्फी निकाली, तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड डेवलप हुआ, सेल्फी। थोड़े दिन के बाद लोगों ने ग्रुप में अपनी फोटो निकाली, तो उसका नाम आया ग्रुपी। तो जैसे जैसे नए नए वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, डेवलप होते हैं, वैसे वैसे उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो ये हमारी सी लैंग्वेज थोड़ी सी पुरानी है, तो उसमें ये वर्जन नहीं आया होगा। नए सी लैंग्वेज के जो लास्ट वर्जन है 98 में आया था, शायद उसमें ये STDC काम। इस वक्त के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शायद आप लोगों को ये टाइम फंक्शन, फाइल फंक्शन, लाइन फंक्शन समझ में आया होगा। उसके बाद जैसे हर चीज़ में ऑपरेटर्स होते हैं, यहाँ पर भी प्री प्रोसेसिंग में भी एक ऑपरेटर हमारे पास, उस ऑपरेटर का नाम है स्लैश। बस ये सिंपल ऑपरेटर है। ये क्या करता है मैं आपको बता दूं। हाँ, ये ऑपरेटर का नाम है हमारे, ये देखिए बस सिंपल स्लैश। ये क्या करता है, कहा जाता है कि जितने भी आपके प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट हो वो सिर्फ सिंगल लाइन में हो। मतलब आप लोगों ने इस तरह से लिखा हैश डिफाइन, वो जितना भी हो वो एक ही लैंग्वेज, एक ही लाइन पे हो। बाद जगह ऐसा हो जाता है कि आपको वो एक लाइन पे आप उसको लिख नहीं पाते हैं, जैसे यहाँ पर है। तो आप लोगों को एक कंटिन्यूएशन की इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसका नाम है स्लैश। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन ऑपरेटर। बस ये कंटिन्यूएशन ऑपरेटर करता ये है कि दो लाइन में हमको लिखा हुआ है लेकिन कंप्यूटर वो कंबाइन कर देता है कंटिन्यूएशन। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम मैंने लिखा है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। मतलब आप क्या करोगे, हैश डिफाइन लिख दोगे, उसके बाद एक स्पेस छोड़ोगे, उसके बाद एक वेरिएबल का नाम लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, वेरिएबल का नाम है मैसेज फॉर। अब इसका बदल मैं लिख देता हूँ MSG। MSG नाम का एक वेरिएबल है जिसमें मैंने दो वैल्यूज को कॉल किया है। ये दो वैल्यूज मुझे प्रोग्राम से मिलेंगे, ए है और दूसरे का नाम है बी। उसके बाद स्लैश मैंने लिख दिया है। मतलब ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा ऑपरेटर। अब इसका मतलब ये प्रिंटफ ऊपर है जैसा। उसके बाद ये मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। उससे पहले मैं लिखूंगा हैश, क्योंकि ये वैल्यू मुझे कंप्यूटर से आएगी। उसके बाद ए हो गया। उसके बाद मैंने जस्ट स्पेस आप यहाँ पर दी है, मैं इसको डिलीट कर। उसके बाद मैं चाहता हूँ ए एंड बी, मतलब आउटपुट में क्या है, सैफ और अलामा, ये दो आउटपुट में मुझे आए। मैं लिख देता हूँ ए एंड डी एंड। उसके बाद बी का वैल्यू मुझे प्रिंट करना है, तो मैं नॉर्मली प्रिंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं मैक्रो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे लेना पड़ेगा हैश सिंबल बी, मैं लिख दिया। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ, उसके बाद आए वेलकम टू द क्लास, ये लिखा हुआ है। ये मेरा मेन प्रोग्राम है, क्योंकि मैंने यहाँ पर MSG लिखा है तो मुझे सेम यहाँ पर भी लिखना होगा MSG। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से दो वैल्यू भेज रहा हूँ, एक का वैल्यू है सैफ, दूसरे का वैल्यू है अलामा। सैफ जाके ए में स्टोर हो जाएगा, अलामा जाके बी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा ही नहीं, तो वो वहीं रहेगा। उसके बाद प्रिंटफ में प्रिंट करेगा, पहले वो प्रिंट करेगा सैफ, उसके बाद प्रिंट करेगा ए एंड डी एंड, फिर उसके बाद प्रिंट करेगा अलामा, फिर उसके बाद प्रिंट करेगा वेलकम टू। ठीक है, मैं इसको कंपाइल करने में कोशिश। एरर आ गया, क्या बता रहा है वो मुझे, हैश इन द प्रोग्राम, मतलब हैश गलत मैंने लिख दिया है बोल रहा है। कॉलर नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया है, क्या नहीं लगाया है, डबल कोटेशन सर। कहाँ पर डबल कोटेशन चाहिए, वेरिएबल सर को हैशटैग के आगे। सर आई के आगे कमेंट सेक्शन में जा रहा है ये। कमेंट सेक्शन में जा रहा है ये। कैसे Yes, पता sir. चला कैसे पता चला कमेंट सेक्शन में जा रहा है ये, कोई बोलेगा कैसे कमेंट सेक्शन में जा रहा है ये। सर ऊपर स्लैश लगा हुआ है। अच्छा, ऊपर स्लैश लगा सर हुआ है ऊपर। इसीलिए ये कमेंट कमेंट सेक्शन में जा रहा है। और कोई रीजन है, यस सर। और कोई रीजन है। नो सर। अच्छा, अगर मैं ये नो सर, निकाल देता हूँ तब शायद कमेंट सेक्शन हट गया, सर नहीं आएगा। यस सर। पक्का। और कोई एरर किसी को नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये स्टेटमेंट समझ में आया सब लोगों को। पहले मैं ले लेता हूँ हैशटैग एफ, हाँ हैशटैग ए, उसके बाद मैं ले लेता हूँ हैशटैग बी। उसके बाद जितनी भी वैल्यूज मुझे प्रिंट करना है वो इसमें आ गई। सेमीकोलन अब एरर कम हो जाएंगे। सर अच्छा, यहाँ सेमी कॉलन, सैफ और अलामा में डबल कोटेशन लगेगा। हाँ सैफ और यस सर, सेमीकोलन नहीं है सर। कहाँ, यहाँ सेमी कॉलन होना तो आ जाएगा। अब ठीक है, Yes, अब sir. आ जाएगा पक्का।
देखिए पहले जो हमारे यस पास सर। एरर थे वो 3 थे, अब देखिए कितने हो जाएंगे। वो क्या बोल रहा है, कांस्टेंट कैरेक्टर आपने लिया है, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर एरर है। एरर ये बता रहा है कि जब भी आप अपना, अब ये देखिए चला गया, मतलब मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप एक लाइन में लिख देते हो तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की आपको मदद लेने की जरूरत नहीं है। एरर चला गया, मैं अगर जस्ट इसको एंटर ले लेता हूँ तो ये समझ रहा है कि हैश डिफाइन खत्म हो गया। प्रॉब्लम हैश डिफाइन के साथ ये है कि वो सिर्फ एक लाइन में ही आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अभी जैसे मैं जस्ट कुछ भी नहीं किया हूँ, जस्ट इसको वापस लेके गया, मतलब एक लाइन वापस वो हैश डिफाइन वाली लाइन पे आ गया तो उसने ग्रीन कलर कर दिया। अब मैं जैसे इंटर मार रहा हूँ वो ये चेंज कर रहा है कलर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो वो एक लाइन पे आ गया। मैं कंपाइल कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं है, मैं इसको रन कर रहा हूँ तो वो रन भी हो रहा है। जैसे देखिए प्रिंटफ में हम लोगों ने क्या दिया, सैफ भेजा है, यहाँ से सैफ आ गया। उसके बाद डबल कोटेशन में हमने लिखा है एंड, तो वो एंड भी आ गया। फिर उसके बाद बी का बदल हमने भेजा है अलामा, वो भी आ गया। उसके बाद कोलन लिखा हमने, कोलन भी आ गया। वेलकम टू द क्लास लिखा हमने, वेलकम टू द क्लास भी आ गया। अब आप लोग बोल रहे हो कि सर यहाँ पर अगर मैं इंटर दे देता हूँ दूसरी लाइन पे चला जाता है, तब फिर हमारे एरर शुरू हो जाएंगे। ये एरर नहीं आना तो दोनों के बीच में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। अब देखिए वो एरर भी चला गया, अब मेरा प्रोग्राम ठीक से रन हो। अच्छा, थोड़े लोगों को डाउट आया कि सर हम डायरेक्टली यहाँ पर ए क्यों नहीं प्रिंट कर सकते, हैश क्यों हम लोग हैश निकाल देते हैं। हैश निकालने के बाद आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। वो ये बोलेगा हैश एक टोकन है, मतलब फर्स्ट सैफ को वो जहाँ पर फेंकेगा कैच करने के लिए यहाँ पर हैश होना जरूरी है। अगर आप हैश निकाल देते हो तो वो पकड़ नहीं सकते। ए वाले में हैश है, चलिए मैंने बी में निकाल दिया, अब बी में क्या है, फिर वही एरर आएगा। अब वो अलामा पे एरर है, पहले वाले पे सैफ पे एरर, मतलब सैफ फेंक रहे हो आप ए पे, वो कैच कर रहा है। अलामा को फेंक रहे हो, वो अलामा कैच नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, कैच करने के लिए उसको चाहिए यहाँ पर हैश सिंबल, ठीक है। अब वो एरर चला जाएगा, हो गया, ठीक है। अच्छा, और एक बात और, हर ग्रीन चीज जो है वो कमेंट नहीं होती है। ये समझ में आया काम क्या, कंटिन्यूएशन ऑपरेटर। कंटिन्यूएशन ऑपरेटर है, देखिए भाई दो ऑपरेटर है, ये कंटिन्यूएशन ऑपरेटर है, ये कमेंट है दूसरा वाला। डबल लिख दो तो कमेंट हो जाएगा, एक लिखोगे तो कंटिन्यूएशन ऑपरेटर होगा। ओके, ये हम लोग नया ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है स्ट्रिंग। तो सुना होगा आपने, अब आप स्ट्रिंग आप पढ़ोगे स्ट्रिंगाइज ऑपरेटर। ये स्ट्रिंगाइज ऑपरेटर बहुत ही इजी ऑपरेटर है, मैं तो प्रोग्राम के जरिए बताता हूँ। आ गया भाई स्ट्रिंगाइज ऑपरेटर। टोकन पार्सिंग पैरामीटर, हाँ चलिए आ गया स्ट्रिंगाइज। अच्छा एक पॉइंट नोट करिए यार, सी लैंग्वेज जो हम दो सी लैंग्वेज के वर्जन है मार्केट में, पहला है 89। सी लैंग्वेज में अगर आपके पास 89 वर्जन है तो आप इफ स्टेटमेंट जो है ना, एक प्रोग्राम में इफ स्टेटमेंट्स कितने काम करेंगे, 8 तक काम करेंगे। मतलब इफ के अंदर इफ, उसके अंदर इफ, उसके अंदर इफ, उसके अंदर इफ, 8 लेवल, 9 लेवल्स डाल दोगे तो प्रोग्राम में एरर शुरू हो जाए। एक और वर्जन है हमारे पास सी लैंग्वेज का जो रिलीज हुआ था C99 में, और इसके अंदर इफ स्टेटमेंट जो आपके मैक्सिमम आप कर सकते हो वो है 63। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस। तो जब भी आप डाउनलोड करो, अगर आपको C89 वर्जन मिलता है तो वो लोएस्ट वर्जन है, तो उसमें इसके अंदर इफ, इसके अंदर इफ, इसके अंदर इफ 8 बार तक इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद ब्रेक कर देना चाहिए, नया लेना चाहिए, फिर उसके अंदर आप यह फॉर लूप का इस्तेमाल करें।
लेकिन C99 स्टेटमेंट जो है उसके अंदर इफ स्टेटमेंट 63 टाइम्स तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। छोटी सी टिप है, शायद आपको किसी इंटरव्यू में काम आए। अच्छा, वो याद है आप लोगों को, अगर आप एक फाइल में अपना नाम स्टोर करते हो, जितने लेटर है इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाइट, तो याद होगा शायद, इंशाल्लाह। है याद नहीं है? चलिए, स्ट्रिंगराइज फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें आप क्या कर रहे हो, ये देखिए मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हो दो नंबर के बीच में। नंबर्स मैंने पहले दिए रखे हैं यहाँ पर 10 और 20। इन दोनों में से बड़ा नंबर मुझे निकालना है, एक लाइन में कोड लिख, तो प्रोग्राम तो बस इतना ही होगा। पहले मैं चेक करूँगा क्या x ग्रेटर है y से। अब जैसे x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 20, तो ये दो कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा। जैसे फॉल्स हो जाएगा तो वो क्या करेगा, y को प्रिंट कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी। इसको टेरनरी ऑपरेटर बोलते हैं। देखिए आप लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर 10 का वैल्यू जाएगा x पे, 20 का वैल्यू जाएगा y पे, और ये वैल्यू यहाँ पर सब पे। अगर इन दोनों को दो लाइन के बीच में लिखना है, इस तरह से लिखना है, तो आपको कौन से ऑपरेटर की मदद लेनी पड़ेगी? कंटिन्यूएशन ऑपरेटर की मदद लेनी। अगर ये प्रोग्राम ठीक नहीं है, मतलब आप चाहते हो कि जो वैल्यू है मैं वो कीबोर्ड से लूँ, तो आपको यहाँ पर दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, इंट w कामा t, फिर यहाँ पर printf इंटर टू वैल्यू, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा स्कैनर। कितने परसेंटाइल डी लेने पड़ेंगे? 2% डी कामा एम्परसेंड, दो एम्परसेंड लेने पड़ेंगे। पहला होगा डब्ल्यू कामा, दूसरा होगा टी। अब यहाँ पर मुझे क्या देना पड़ेगा? डब्ल्यू। शायद ये काम करे, कंपाइल कर लूँ, एरर बता रहा है। सेमीकोलन छूट गया इसका। सेमीकोलन सर। तो लोग टॉपर हो गए हैं माशाल्लाह। तो वैल्यूज, पहले का वैल्यू 12, दूसरे वैल्यू का नाम मेरा बड़ा कौन सा है भाई? अच्छा देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इज 15 बराबर बता रहा है 12 और 15। अच्छा मेरा प्रिंटफ स्टेटमेंट गलती है। यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा भाई? परसेंटाइल डी, एन की जगह परसेंटाइल क्या लेना पड़ेगा? डी कामा कामा डब्ल्यू कामा, ये क्या कर रहा है, वैल्यू यहाँ पर फेंक रहा है। और ये डब्ल्यू टी किसके लिए है? ये जो हमारे परसेंटाइल डी के लिए। कंपाइल करता हूँ, एरर नहीं आया है, रन कर रहा हूँ। टू वैल्यूज पूछ रहा है वो, एक का नाम है 98, दूसरे का नाम है 75। कौन सी वाली बढ़िया है? आउटपुट क्या आना चाहिए? 98 आना चाहिए। चलिए माशाल्लाह, नया आउटपुट आ गया। देखिए मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन 98 एंड 98 इज 75। क्यों? पहले लिखा है मैक्स नहीं यार, 3% डी लिखे हुए थे यार वहां पर। पहले लिखा जाएगा ना, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कामा, क्या हुआ भाई? एक कामा एक्स्ट्रा हो गया। पहले वाले का नाम है 15, दूसरे वाले का नाम है 198। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर ही खा लिया यार हम लोगों ने। परसेंटाइल डी लगेगा सर। अच्छा परसेंटाइल डी लगेगा। परसेंटाइल डी और लिखा है। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छे प्रोग्रामर वही होते हैं जो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप के आउटपुट लाते हैं। मतलब आउटपुट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा 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 इस तरह से प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मैक्रोस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि
का जितना भी कोड प्रोग्राम के बाहर ही एक लाइन में आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यार मेरी वॉइस एको हो रही है क्या? चलेगा। हाँ सर। दबाइए अभी नहीं। नहीं, सब लोग म्यूट कर ले तो नहीं होगी। म्यूट कर लीजिए आप सब लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नया चीज हम लोग को मिलेगी, डबल हैश सिंबल। इसको बोलते हैं हम टोकन पेस्टिंग। ठीक है, टोकन पेस्टिंग बहुत ही सिंपल है, ऐसे बोल के क्लास चलाना है आगे। टोकन पेस्टिंग में क्या होता है कि दो आर्गुमेंट को आप कंबाइन करते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, एक प्रोग्राम के जरिए आप। ये हमारा टोकन पेस्टिंग छोटा सा प्रोग्राम को समझिए आप। इसमें हमने क्या किया है, एक फंक्शन ले लिया, मेन फंक्शन है हमारा ए नाम का वेरिएबल है, सॉरी एक वेरिएबल है जिसका नाम है A10। ऐसा वेरिएबल ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या वेरिएबल ले हो आप, उसका नाम है A10। A10 में जो वैल्यू है वो, A2 में जो वैल्यू है वो है, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक शो नाम का फंक्शन दे रहा हूँ, शो x नाम का फंक्शन। फर्स्ट टाइम मैं जो वैल्यू भेज रहा हूँ वो है 10। सेकेंड टाइम मैं जो वैल्यू भेज रहा हूँ वो है, सेकेंड टाइम जो वैल्यू भेज रहा हूँ मैं वो है 2। ओके, तो प्रोग्राम इस तरह से चलेगा, जैसे मैं यहाँ पर 10 वैल्यू भेज रहा हूँ, ये वैल्यू जाके यहाँ पर जंप हो जाएगी, तो x में 10 आ जाएगा, मतलब x के जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। तो मेरा जैसे ये फंक्शन कॉल करेगा, अगर ये दो शो x है, ये 10 की वैल्यू पास हो गई, 10 आ गया, शो 10। उसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट में आपने परसेंटाइल दे लिया हुआ है। अब यहाँ पर आएगा आपका ट्विस्ट, क्योंकि आपने यहाँ पर डबल लिया है हैश सिंबल का। उसका मतलब क्या हो गया, ए तो वैसे ही रहेगा, ए के बाद जो वैल्यू जाएगी 10, मतलब ए, कंप्यूटर इसको इस तरह से समझता है। कंप्यूटर क्या समझ रहा है, वो ए है, आप लोगों ने हैश की जो वैल्यू पास की है वो 10। जैसे A10 हो जाएगा, मतलब आपका वेरिएबल का नाम यहाँ पर जनरेट हो गया, मतलब इसके अंदर वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए 5। ठीक है, समझ में आएगी। उसके बाद आपने एक और प्रिंटफ लिखा है, उसके अंदर जो वैल्यू लिखा है वो आपने मतलब न्यू लाइन लिखा है। फिर सेकंड टाइम क्या होगा, ये 2 की वैल्यू यहाँ से जंप होगी और वो यहाँ चली जाएगी। अब वेरिएबल क्या हो जाएगा, a और 2 हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा 2, क्योंकि आपने 2 बार ये लिखा है, ये वैल्यू वहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, मतलब 10 सॉरी 5, a ऑफ 10 में जो वैल्यू है वो है 5, दूसरी बार प्रिंट होगा 11। फाइल करता हूँ, एरर नहीं आया, रन करता हूँ। ये फर्स्ट वाले में जो वैल्यू आपने यहाँ से भेजी थी वो है 10, और उसके अंदर जो वैल्यू थी वो किसी को नहीं सोचिए। अगर समझ लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर a ऑफ 45 लिया है, ओके, a ऑफ 45, लेकिन आप भेज रहे हैं a ऑफ 10, तो ये a ऑफ 10 यहाँ चला जाएगा और वो चेक करेगा कि a ऑफ 10 नाम का कोई वेरिएबल है क्या। a ऑफ 10 का नाम का कोई वेरिएबल है नहीं, तो वो परेशान हो जाएगा। अभी जैसे मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, a ऑफ 45 कर दिया, लेकिन a ऑफ 2 को वैसे ही रखा है, तो देखिए प्रोग्राम किस तरह से दिया, एरर आ गया। क्यों एरर आया, क्योंकि आप चाहते हो कि ये ए के बाद जो वैल्यू है वो टोकन की मदद से पास हो, तो ए ऑफ 10 का बदल आपको क्या लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए यहाँ पर ए ऑफ 5। तो ये 45 वैल्यू की तरफ, ये 45 यहाँ पर जंप होगी, यहाँ पर आउटपुट आएगा। पुराना एरर जो था वो मेरा, वो यहाँ पर क्लियर हो गया, जो वैल्यू आपने दी वो प्रिंट हो गई। पूछिए भाई, किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़े। 6 बजे तक नमाज पढ़ सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक अच्छी चीज पे जाते हैं जिसका नाम है हैश डिफाइन। इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूँगा। अगर मैं एक इफ स्टेटमेंट लेता हूँ भाई, इसके अंदर कंडीशन ट्रू होगी तभी वो लूप के अंदर जाएगा,
कितने लोग बोलते हैं ये सही है? अगर ट्रू होगा तो उसकी वैल्यू रहेगी 1, अगर वो 0 रहेगा तो उसका मतलब होगी वैल्यू उसकी फॉल्स। अगर समझ लीजिए इफ के अंदर आप 0 लिख देते हो तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। लेकिन 0 के अलावा अगर आप 10 लिख देते हो तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी, 11 लिख देते हो ट्रू हो जाएगी। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू अगर इफ के अंदर आई तो वो वैल्यू हो जाएगी ट्रू। अगर 0 आया इफ के अंदर तब वैल्यू हो जाएगी। प्रोग्राम के जरिए हम लोग पढ़ रहे हैं डिफाइंड नाम का ऑपरेटर।